हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक की वीडियो में अपन ने गेहूं की क्रॉप्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया था, गेहूं का कुल पढ़ लिया था और महत्व पढ़ लिया था। उसके बाद बुआई का समय, बीज दर, ये सारी अपन ने पढ़ ली थी। यानी बुआई का समय आज अपन पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दो बेटा, बुआई का समय। आपको एक बात कहूँ, ये जो नोट्स जो ये वीडियो में पढ़ाया जा रहा है आपको, इनको साथ के साथ उतारना है और साथ के साथ आपको याद करते रहना है। ये नहीं उतार लिया, कॉपी में बंद करके रख दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। इनको साथ के साथ आपको याद करनी है। अपन गेहूं भी पढ़ रहे थे, गेहूं का बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। गेहूं की बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक कर देनी चाहिए। कहने का मतलब प्रथम पखवाड़े में, यानी नवंबर के प्रथम पखवाड़े में क्या कर देनी चाहिए, गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। गेहूं में कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर अपने को रखनी है। लिखो बेटा, इसमें गेहूं की बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक, यानी नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक कर देनी चाहिए। यानी गेहूं की बुआई कब कर देनी चाहिए, नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक कर देनी चाहिए। गेहूं में कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी कतार से कतार की दूरी क्या होगी, 22.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। अब बुआई का समय विधि के बाद में पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे बेटा, खाद एवं उर्वरक। अब गेहूं की बुआई करने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व क्या करेंगे कि 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। कितनी, 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। उसके बाद 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें देनी चाहिए। लिखो, इसमें गेहूं की बुआई करने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद
सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। यानी ये 15 से 20 टन गोबर की खाद कब डालनी है? 3 से 4 सप्ताह पूर्व अपने को गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद भी क्या करेंगे? 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब इनमें से क्या करेंगे? नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा कब देंगे? खेत की तैयारी करते समय। ऊपर लिखता हूं बेटा, उसमें देना चाहिए खेत की तैयारी करते समय। खेत की तैयारी करते समय, खेत की तैयारी करते समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को खड़ी फसल में समान रूप से छिटक देना चाहिए। खड़ी फसल में समान रूप से छिटक देना चाहिए। समान रूप से छिटक देना चाहिए। ये हो गया खाद एवं उर्वरक। यानी 3 से 4 सप्ताह 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और उसके बाद में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय तथा शेष नाइट्रोजन को खड़ी फसल में समान रूप से छिटक देना चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटा और सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। वैसे गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कितनी? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अब 6 सिंचाई कब कब करनी चाहिए इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है बेटाओ? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। हेडिंग डाल लो सिंचाई। सिंचाई सिंचाई में लिखो गेहूं की फसल में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल में कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है बताओ? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। जो अपन पहली सिंचाई करेंगे वो अपन
फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद। जो पहली सिंचाई कब करते हैं, पहली सिंचाई कब करते हैं, बुआई के 20 से 25 दिन बाद, यानी कहने का मतलब CRI स्टेज पे, यानी शीर्ष जड़ फुटान के समय। अपन जब दूसरी सिंचाई करेंगे वो कब करेंगे, बुआई के 40 से 45 दिन बाद। कब करते हैं बेटा, बुआई के 40 से 45 दिन बाद। और जो तीसरी सिंचाई करेंगे वो 60 से 65 दिन बाद। कब करेंगे, 60 से 65 दिन बाद। तीसरी सिंचाई कब करेंगे, 60 से 65 दिन बाद। और जो चौथी सिंचाई करेंगे वो 80 से 85 दिन बाद करते हैं। और पांचवी सिंचाई करेंगे 100 से 105 दिन बाद। और जो छठी सिंचाई करेंगे वो अपन कब करेंगे, 115 से 120 दिन बाद। पहली सिंचाई लिखो, गेहूं में प्रथम सिंचाई, प्रथम सिंचाई यानी जो पहली सिंचाई करेंगे वो कब करेंगे, 20 से 25 दिन बाद। प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन बाद। कब करेंगे, शीर्ष जड़ फुटान के समय पे, 20 से 25 दिन बाद शीर्ष जड़ फुटान के समय। गेहूं में दूसरी सिंचाई, गेहूं में दूसरी सिंचाई, गेहूं में दूसरी सिंचाई कितने दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद। कब करेंगे, कल्ले फूटते समय। तीसरी सिंचाई गेहूं में तीसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई कब करेंगे, 60 से 65 दिन बाद। क्या करते समय, गांठ बनते समय, गांठ बनते समय। यानी तीसरी सिंचाई कब करेंगे, जब उसमें जो गेहूं के अंदर जो गांठें होती हैं, यानी दो कड़ी मतलब जो ये इस तरह प्रकार की जो गांठें होती है, बीच बीच में गांठें बन रही थी ना, वो क्या होती है, गांठें बनते समय तीसरी सिंचाई कब होती है, 60 से 65 दिन बाद। अब चौथी सिंचाई, गेहूं में चौथी सिंचाई, गेहूं में चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद। कितने दिन बाद, 80 से 85 दिन बाद बाली निकलते समय। क्या निकलते समय, बाली निकलते समय। गेहूं में पांचवी सिंचाई, कौन सी सिंचाई, पांचवी सिंचाई, गेहूं में पांचवी सिंचाई, पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन बाद। कब करेंगे, दूधिया अवस्था में, दूधिया अवस्था में। और गेहूं में जो छठी सिंचाई करेंगे वो कब करेंगे, 115 से 120 दिन बाद। लिख लो, गेहूं में छठी सिंचाई, कौन सी सिंचाई बेटा, छठी सिंचाई 115 से 120 दिन बाद, 115 से 120 दिन बाद। कौन सी अवस्था में, पकते समय। ये हो गई गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इसको गेहूं की क्रांतिक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्रांतिक अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्रांतिक अवस्था। अब क्रांतिक अवस्था होती क्या है, यानी यह वह अवस्था होती है
जिसमें यदि पानी नहीं लगाया जाए तो उपज में भारी कमी आ जाती है। वो क्या होती है? क्रांतिक अवस्था। और गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? CRI यानी शीर्ष जड़ फुटान के समय। कितने दिन बाद आती है? 20 से 25 दिन के बाद में ये स्टेज आती है। इस स्टेज में पानी लगाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि इस स्टेज में अपन ने पानी नहीं लगाया तो पैदावार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैदावार में कमी हो जाएगी। दूसरी सिंचाई कब करेंगे? 40 से 45 दिन बाद। कब करेंगे? कल्ले फूटते समय। और तीसरी सिंचाई कब करेंगे? क्या नाम से? 60 से 65 दिन बाद। क्या बनते समय? गांठ बनते समय। और चौथी सिंचाई करेंगे 80 से 85 दिन बाद। और पांचवी सिंचाई करेंगे 100 से 105 दिन बाद। और जो छठी सिंचाई करेंगे वो 115 से 120 दिन बाद। अब पढ़ेंगे बेटा वो निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे? निराई गुड़ाई। अब जो गेहूं में जो अपन निराई गुड़ाई करते हैं वो जब अपन गेहूं की बुआई कर देंगे उसके 20 से 25 दिन बाद। कितने दिन बाद बेटा? 20 से 25 दिन बाद अपन गेहूं की निराई गुड़ाई कर देते हैं। यदि जहां पे निराई गुड़ाई करना संभव नहीं होता है उस स्थिति में क्या करते हैं कि 2,4-D नामक खरपतवार आता है। क्या आता है बेटा? 2,4-D नामक खरपतवार आता है। क्या आता है? 2,4-D नाम का एक खरपतवार आता है जिसको 750 लीटर पानी में घोलकर और प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं? छिड़काव कर देते हैं। अब हेडिंग डाल लो बेटा निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई। गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद। गेहूं की बुआई के कितने दिन बाद? 20 से 25 दिन बाद। 20 से 25 दिन बाद गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए यानी 2,4-D यानी कौन सी किसको नष्ट करता है? चौड़ी पत्ती वाली रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम 2,4-D 500 ग्राम 2,4-D को 750 लीटर पानी में घोलकर 750 लीटर पानी में घोलकर 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव कर देना चाहिए। यानी रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 500 ग्राम 2,4-D को 750 लीटर पानी में घोलो और उसका क्या कर दो? प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दो। अब आता है गेहूं में एक खरपतवार रहता है बेटा, कौन सा? फेलेरिस माइनर। इसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा या गेहूंसा भी बोलते हैं। लिखो गेहूं में फेलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए फेलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए यानी पहले क्या होता था कि आइसोप्रोटेरिन का उपयोग किया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि आइसोप्रोटेरिन इसके सेंसिटिव हो गया यानी इसके सहिष्णु हो गया, जिसके कारण वो नष्ट नहीं होने लगा। उसके बाद में अपन ने एक नया खरपतवार नाशी आया सल्फोसल्फ्यूरान। क्या है? सल्फोसल्फ्यूरान। अब यहाँ आपको आइसोप्रोटेरिन लिखना है। नियंत्रण के लिए
आइसोप्रोटोयूरॉन, आइसोप्रोटोयूरॉन यानी आइसोप्रोटोन का नामक खरपतवार नाशक क्या कर देना चाहिए, प्रयोग कर देना चाहिए। अब क्या नाम से अब पढ़ेंगे बेटा अपन पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, पादप संरक्षण। अब पादप संरक्षण में क्या आता है, कीट रोग आते हैं। पादप संरक्षण में क्या आते हैं, कीट रोग आते हैं। अब क्या नाम से जो गेहूं के अंदर है वो कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग लगते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो बेटा, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण। पादप संरक्षण। अब पादप संरक्षण में क्या होगा, यानी अपन गेहूं की बुआई कब करते हैं, शीत ऋतु में करते हैं, यानी सर्दियों में करते हैं, उस टाइम पाला पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि गेहूं की फसल को पाले से बचाने के लिए 0.1% गंधक के घोल का छिड़काव करना चाहिए। देखो इसमें गेहूं की फसल को पाले से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए 0.1% गंधक का घोल बनाकर, गंधक का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है दीमक। गेहूं में क्या लगती है, दीमक लगती है। अपन कहते हैं ना उकासोलाग गेहूं, क्या कहते हैं, उकासोलाग गेहूं। अब वो होता है क्या है, अभी कभार कहते हैं हमारे खेत में क्या नाम से गेहूं में हवा निकल गई। हवा निकलने का मतलब होता है उसमें दीमक लग जाती है, और दीमक से क्या हो जाता है, उकासा लग जाता है। उकासा करने के कारण क्या जाता है, वो सूख जाता है गेहूं, यानी पकने से पूर्व भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसके लिए करें दीमक के नियंत्रण के लिए, दीमक के नियंत्रण के लिए, दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरीपाइरीफॉस, क्लोरीपाइरीफॉस 2400 ml, 2400 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी अपन दीमक का नियंत्रण करना है तो कौन सी दवा, क्लोरीपाइरीफॉस कितनी लेनी है, 2400 ml लेनी है। और इस दवा को अपन प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के जल के साथ क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के जल के साथ, सिंचाई के जल के साथ दे देते हैं, सिंचाई के जल के साथ दे देते हैं। अब तीसरा पॉइंट आएगा कि क्या नाम से इसमें और भी कीट लगते हैं, जैसे चेपा है, थ्रिप्स है, मोइला है, हरा तेला है। ये क्या है, इसके कीट हैं। लिखो जैसे थ्रिप्स, मोइला, हरा तेला है, और एक है तना छेदक। कौन कौन से कीट लगते हैं बेटा, मोइला है, थ्रिप्स है, हरा तेला है, तना छेदक। इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की क्या करने के लिए, रोकथाम के लिए कौन कौन से कीट है, थ्रिप्स है, मोइला है, हरा तेला है, तना छेदक। इन कीटों की रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटान, कीटों की रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटान, मिथाइल डिमेटान कितनी डालनी है, 1600 ml। कितनी डालनी है बेटा, सॉरी 1200 ml। मिथाइल डिमेटान 1200 ml
प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से गोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, गोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये हो गए हमारा पादप संरक्षण। अब जो बचा कुचा पादप संरक्षण है वो अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।